Okay, so very good evening to all of you. Myself Karthik Gautam and I once again welcome you all on an online platform of Aकार IAS. आज से जो हमारा मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको शुरू करना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक आज का हमारा टॉपिक है। और जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ या फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, आप भी क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें। आप भी क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें। और हमको यहाँ पे क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स देखने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स की बात करूं तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंक्स। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल बैंक्स कहते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिवर्सल बैंक्स है। यूनिवर्सल बैंक्स के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या आता है? यूनिवर्सल बैंक के बाद अगर इसके क्लासिफिकेशन देखें तो यूनिवर्सल बैंक में सबसे पहला आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे पहला बैंक कौन सा आता है बच्चों? पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद फिर कौन सा आता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के बाद यूनिवर्सल बैंक्स में थर्ड बैंक आते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स। क्या कहते हैं बच्चों? फॉरेन बैंक्स कहते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आया? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे पहले आता है SBI। सबसे पहले कौन सा आता है? SBI। अच्छा, यहां पे मैं SBI को अलग से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम SBI को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, SBI की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहला आया SBI और SBI के बाद फिर कौन से आएंगे? अदर नेशनलाइज्ड बैंक। कौन से बैंक आएंगे बच्चों? अदर नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, कौन से बैंक आएंगे? अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो यूनिवर्सल बैंक्स तीन पार्ट में डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर में SBI और अदर नेशनलाइज्ड बैंक। फिर अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं ओल्ड जनरेशन बैंक्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओल्ड जनरेशन बैंक्स। और लास्ट में जिसे हम क्या कहते हैं? न्यू जनरेशन बैंक। तो कौन से बैंक है? ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक्स। ठीक है, ओल्ड जनरेशन बैंक्स एंड न्यू जनरेशन बैंक्स हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कौन कौन से बैंक आते हैं? ओल्ड जनरेशन बैंक्स आते हैं और न्यू जनरेशन बैंक्स आते हैं। ठीक, और फॉरेन बैंक्स का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है फर्दर, सिर्फ हमको सिंपली फॉरेन बैंक्स पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें हम पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दैट विल बी रीजनल रूरल बैंक। दैट विल बी रीजनल रूरल बैंक। दैट विल बी रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? रीजनल रूरल बैंक। ठीक, तो सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक, दूसरा है रीजनल रूरल बैंक। तीसरे बैंक्स की अगर हम बात करें, रीजनल रूरल बैंक के बाद जो तीसरा बैंक आता है उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया बैंक्स। तीसरा बैंक कौन सा है? लोकल एरिया बैंक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में हम कहते हैं लैब्स। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? लैब्स कहते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक। इसके बाद नेक्स्ट बैंक जो आते हैं, नेक्स्ट बैंक कौन से हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक। नेक्स्ट बैंक कौन से आते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक्स। और डिफरेंशिएटेड बैंक्स को भी हम फर्दर दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? दो पार्ट में। डिफरेंशिएटेड बैंक्स में कौन कौन से बैंक आते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक्स में सबसे पहले बैंक आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक्स में कौन से बैंक आते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद दूसरे बैंक्स कौन से आते हैं? पेमेंट बैंक्स। दूसरे बैंक कौन से बैंक आते हैं बच्चों? पेमेंट बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, इसको हम किसके अंडर में पढ़ेंगे? डिफरेंशिएटेड बैंक्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे। और लास्ट बैंक्स क्लासिफिकेशन पे आते हैं बच्चों। लास्ट बैंक्स क्लासिफिकेशन क्या है? यहाँ पे लास्ट बैंक्स क्लासिफिकेशन है, नीचे लिख देता हूं, जगह की कमी है थोड़ा सा, आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी में प्रॉपरली डायग्राम बना लीजिएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट बैंक कौन से हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने तरह में हमने बैंक्स को क्लासिफाई किया? हमने बैंक्स में क्लासिफाई किया अल्टीमेटली 5 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी आई यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक्स कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? यूनिवर्सल बैंक्स अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2 पार्ट में, SBI और अदर नेशनलाइज्ड बैंक। फिर प्राइवेट सेक्टर 2 पार्ट में, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन। फॉरेन बैंक्स आर नॉट क्लासिफाइड
फर्दर, ठीक है। फिर रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बाद सेकंड थर्ड कौन से है? रीजनल रूरल बैंक है सेकंड। थर्ड बैंक कौन से हैं? थर्ड है लोकल एरिया बैंक। थर्ड बैंक कौन से हैं? लोकल एरिया बैंक है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ कर दूं। ठीक, तो थर्ड बैंक कौन सा है? रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो फर्स्ट कौन सा था? यूनिवर्सल। सेकंड बैंक जो हम यहां पे पढ़ेंगे रीजनल रूरल। थर्ड कौन सा था? लोकल एरिया बैंक, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? लैब्स। फोर्थ कौन से हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक। और डिफरेंशिएटेड बैंक्स में कितने आएंगे? 2, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, और लास्ट में कोऑपरेटिव बैंक्स। हमें जो सबसे पहले शुरू करना है वो हम कहां से शुरू करने वाले हैं आज? पब्लिक सेक्टर बैंक से, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। चलिए आराम से बात करेंगे, कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहला आता है कौन सा बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक। हम आमतौर पर गवर्नमेंट ओनरशिप को किस टर्म से रेफर करते हैं? जहां पे भी, जिस इंस्टीट्यूशन में भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी उसे हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। यानी ऐसा सेक्टर जिसमें अल्टीमेट ओनरशिप किसकी है? सरकार की है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस बात का ध्यान रखना कि ओनरशिप जो है वो हमेशा 51% पे डिसाइड होती है। कितने पे डिसाइड होती है बच्चों? ओनरशिप हमेशा 51% पे डिसाइड होती है। अगर आपने कोई कंपनी खोली और उस कंपनी को 100 रुपए से खोला और आपने अगर उसमें से 50 रुपए लगाया है तो आप उसके ओनर नहीं हुए। ओनरशिप के लिए कितना लगाना पड़ेगा आपको? एटलीस्ट 51 रुपीज, यानी कि 51% आपके पास शेयर होल्डिंग होना जरूरी है, ठीक। तो जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे सच बैंक्स को कहा जाता है जिसमें 51% ऑफ ओनरशिप, 51% ऑफ ओनरशिप अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोल एंड रेगुलेशन, 51% ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ये किसके पास हो? कंप्लीटली गवर्नमेंट के पास हो या पब्लिक सेक्टर के पास हो, तब हम ऐसे बैंक्स को क्या कहेंगे? हम ऐसे बैंक्स को कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स which are mainly owned, regulated and controlled by the government of India. In a public sector bank, it is necessary to have 51% of ownership in the hand of government. अगर 51% of ownership है गवर्नमेंट की तो ही हम उस बैंक को क्या मानेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक मानेंगे। अगर 51% से कम की ओनरशिप है तो पहली बात तो वो ओनरशिप नहीं हुई, वो एक तरह से शेयर होल्डिंग हुई या सिर्फ कंट्रीब्यूशन हुआ कैपिटल बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स और वहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हो 51% ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल एंड रेगुलेशन अलोंग विद द मैनेजमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ बैंक्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, है ना। चलिए, अब जब मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो वैसे तो पब्लिक सेक्टर बैंक का मैं एक एग्जांपल काफी लंबे समय से आपको देते हुए आ रहा हूं और आप सभी को पता होगा, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो इसका नॉलेज होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब किसका एग्जांपल है? पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि जिस बैंक में भी 51% ऑफ ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी, वो बैंक्स क्या कहलाएंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक। बट ये जरूरी नहीं है कि जब भी कोई बैंक एस्टैब्लिश किया जाए या जब भी कोई बैंक का फाउंडेशन हो तो वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक ही हो सकता है भाई कि स्टार्टिंग में जब कोई बैंक एस्टैब्लिश किया गया हो तो वो क्या रहा हो? प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा हो एस्टैब्लिशमेंट के समय, और बाद में उसकी ओनरशिप किसके पास चली गई हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल सच बैंक्स विच वर इनिशियली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस वर नॉट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Among them, few of were the private sector banks, and later on, the remaining banks were nationalized and converted into the public sector banks. यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जितने भी बैंक्स एस्टैब्लिश हुए उसमें से बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। बाद में उनकी ओनरशिप जो है वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, या उसमें जो ओनरशिप है वो किसके हाथों में चली गई? सरकार के हाथों में चली गई, और वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या बन गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन गए। क्लियर है सभी बच्चों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते
करते हैं और मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं अब, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, एसबीआई। तो मैं आपसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर में कि ये एसबीआई क्या है। ठीक है, एसबीआई के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहां पे मैंने एसबीआई को अलग से मेंशन किया है। बट इसको शुरू करने से पहले एक बार सभी बच्चे मुझे बता दें, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिए, मैं डाउट्स रिजॉल्व कर देता हूं और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई डाउट होने चाहिए क्योंकि टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है और सिर्फ हम फैक्चुअल बेसिस पे अभी डील कर रहे हैं, कोई कंसेप्चुअल यहां पे कुछ है ही नहीं। क्या सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिए। चलिए ठीक है, योग्यता का कहना है कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। एसबीआई के बारे में बात करता हूं मैं आपसे सबसे पहले। जैसे कि एसबीआई को लेके पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में एक तो कमिटी बनाई, उस कमिटी का नाम क्या था, एडी गोरवाला कमिटी। पूरा नाम इनका क्या था, उस्ताद दिनशॉ गोरवाला। आप तो एडी गोरवाला याद रखो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एडी गोरवाला कमिटी बनाई, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट ये, ओके प्रज्ञा को भी क्लियर, सभी को क्लियर। दूसरा पॉइंट ये, इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसके रिकमेंडेशन पे, इस कमिटी के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, इस कमिटी के रिकमेंडेशन पे यह डिसाइड हुआ कि इस कमिटी के रिकमेंडेशन पे 1955 में क्या एस्टैब्लिश हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैंने आप सभी को क्या किया था, बता दिया था। अब समझना कि इसके आगे क्या हुआ। आप सभी को यह पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे मतलब क्या, कि इंडिया में एक समय तक मोनार्की थी। जब ब्रिटिश एडवेंट हुआ इंडिया में, या जब यूरोपियन एडवेंट हुआ, फ्रेंच कॉलोनीज आई, डच आए, पोर्टुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, तब इंडिया में क्या था, मुगल रूलर्स थे, या कहीं कहीं डेक्कन में जो थे वो निजाम वगैरह थे। तो जब इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे और ये जब सारे यूरोपियन कॉलोनीज आके यहाँ पे अपने बिजनेस को या अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑपरेट करना शुरू करती हैं, तो ये प्रिंसली स्टेट्स पे क्या करती हैं, कुछ बैंक्स बना लेती हैं। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स क्या है, अल्टीमेटली इंडिया का ही ज्योग्राफिकल पार्ट है, जहां पे ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहे हैं, या जहां पे ये क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद जब एसबीआई बना, ठीक है, 1952 में एडी गोरवाला कमेटी बनी और उसकी रिकमेंडेशन में जुलाई 1955 में क्या बन गया, एसबीआई बन गया। तो जब एसबीआई बना तो एसबीआई ने क्या किया, अपने अंडर ही उस प्रिंसली स्टेट्स में जो कि इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया और उनमें अपने ही नाम से एसोसिएट बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने अपने अंडर कुछ एसोसिएट बैंक को एस्टैब्लिश किया। कहां पे एस्टैब्लिश किया बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद 1959 से कुछ प्रिंसली जोन्स में, प्रिंसली रीजन्स में क्या किए गए, एसोसिएट बैंक एस्टैब्लिश किए गए। किसके थ्रू, एसबीआई के थ्रू। अब ये एसोसिएट बैंक क्या होते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने दो कंपनीज का नाम सुना होगा। आपने एक फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, ये ऑनलाइन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनीज है। एक फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा किसका, मिंत्रा का। अब ये जो फ्लिपकार्ट है, इसने क्या किया, मिंत्रा को टेक ओवर कर लिया। यानी मिंत्रा में जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, फ्लिपकार्ट की है। एक्चुअल में मिंत्रा का मालिक कौन बन गया, फ्लिपकार्ट। बट क्या मिंत्रा और फ्लिपकार्ट एक ही नाम से काम कर रहे हैं, नहीं। फ्लिपकार्ट तो अलग नाम से काम कर रहा है, मिंत्रा अलग नाम से काम कर रहा है। लेकिन मिंत्रा में जो रेगुलेशन, कंट्रोल और मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसकी है, फ्लिपकार्ट की है। ठीक इसी तरह इंडिया में क्या हुआ कि प्रिंसली रीजन्स में कुछ बैंक्स बनाए गए, और वो बैंक्स किसके थ्रू बनाए गए, एसबीआई के थ्रू। परफॉर्म तो वो बैंकिंग फंक्शन अपने लेवल पे करेंगे, लेकिन उनका कंट्रोल जो है वो किसके थ्रू किया जाएगा, एसबीआई के थ्रू किया जाएगा। और ऐसे टोटल 8 प्रिंसली स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एसोसिएट बैंक यानी अपने अंडर ही कुछ बैंक्स को एस्टैब्लिश किया बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब बच्चों बात ये आती है कि ये कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे, ध्यान से सुनना और समझना।
सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। सबसे पहला क्या था? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। बच्चों अगर आप नाम पे भी ध्यान दो तो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह क्या नाम लिखा जा रहा है? बीकानेर। बीकानेर मतलब वो प्रिंसली स्टेट जहां पे एसबीआई ने अपने अंडर में कोई बैंक स्टैब्लिश किया, जहां पे एसबीआई के अंडर में या एसबीआई के कंट्रोल में उस पर्टिकुलर बैंक को बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करना है प्रिंसली रीजन में। तो सबसे पहला बच्चों कौन सा बैंक आया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। फिर दूसरा बैंक आता है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर देन स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। दूसरा बैंक कौन सा है बच्चों? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। उसके बाद आगे आते हैं थर्ड बैंक में, देन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। एक है मसूरी और एक है मैसूर, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ये कर्नाटका वाला है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। टोटल 8 बैंक हैं बच्चों। 4 बैंक के नाम मैंने आपको अभी याद करवा दिए। कौन कौन से बैंक हैं? तो जब हम बात करते हैं कौन कौन से बैंक हैं तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। 3 बैंक पहले पढ़े, फिर चौथा पटियाला पढ़ लिया। 4 बैंक हो गए 8 में से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैंक पे बात करते हैं। नेक्स्ट बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। नेक्स्ट बैंक कौन सा है बच्चों? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के बाद नेक्स्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इंदौर भी एक प्रिंसली स्टेट था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। कितने बैंक हो गए बच्चों? यहां से गिनो आप। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। यहां पे भी निजाम का रूल था, प्रिंसली स्टेट था। बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम गई थी इसको मर्ज करने में, है ना। आप सभी ने हिस्ट्री में या पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ठीक है बच्चों, चलिए। तो एसबीआई स्टैब्लिश हुआ 55 में और 1959 से क्या किया गया? एसबीआई ने अपने अंडर प्रिंसली स्टेट्स में कुछ ऐसे एसोसिएट बैंक स्टैब्लिश किए जो एसबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या एसबीआई के बेसिस पे काम करेंगे, यानी उसके बिहाफ पे बैंकिंग फंक्शंस या सर्विसेज डिलीवर करेंगे। कौन कौन से जोन्स थे? तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। आई होप कि सभी बच्चों को यहां तक सभी चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट लिख दे, मैं वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। बट प्लीज डाउट के साथ आपको नहीं बैठना है ना। और प्लीज ये सारे फैक्ट्स आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो आप इमीडिएटली पूछिए। और ये सारी डेट, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। यहां से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एमपीपीएससी के थ्रू। तो यहां पे आपके लिए कोई भी स्कोप नहीं है कि आप कोई भी फैक्ट मिस कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हुआ क्या कि इंडिया में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। इंडिया में क्या हुआ बच्चों? बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। ये बैंक्स का नेशनलाइजेशन क्या है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि कंट्री में जितने भी बैंक्स एस्टैब्लिश हुए इनिशियली वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक रहे हों। बहुत सारे बैंक ऐसे भी थे जो कि एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश किए गए, जिसमें ओनरशिप किसकी थी? प्राइवेट एंटिटीज की थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की थी। बट after some period of time there were many banks which were got nationalized and converted into the public sector banks and their ownership transfer from the private sector to the public sector। तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? गैर सरकारी बैंक से सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ। बट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज हुआ इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। और आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ। जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा मास लेवल पर बढ़ गया। जैसे इंडिया में
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक्स एस्टैब्लिश होने लगे 1991 के बाद, क्योंकि 1991 में हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स फॉलो करना शुरू किया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन को जब एनकरेजमेंट मिला, पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स के लिए मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपनी फंडिंग, अपनी कैपिटल के बेसिस पे प्रिंसली रीजन्स में एसोसिएट बैंक्स बना दिए। अब ये एसोसिएट बैंक्स एसबीआई की कैपिटल, उसकी फंडिंग के बेसिस पे काम कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करता है तो वो डिफॉल्टर एक्चुअल में कहलाएगा तो उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट बैंक का, लेकिन उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? एसबीआई पे। एसबीआई पे क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये सारे बैंक्स पे फंडिंग या कैपिटल किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये डिसाइड किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब ये एसोसिएट बैंक्स को, किस बैंक्स को? एसोसिएट बैंक्स को क्या किया जाए? मर्ज किया जाए। किसमें मर्ज कर दिया जाए? एसोसिएट बैंक्स को टोटली एक तरह से मर्ज कर दिया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और इनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और फिर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बैंक काम करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी की ब्रांचेस होंगी। ना तो फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर होगा, ना सौराष्ट्र होगा, ना पटियाला, ना त्रावणकोर, ना मैसूर, ना हैदराबाद, ना इंदौर होगा। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रपोजल पास किया 2008 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रपोजल कब पास किया? 2008 में। और 2008 से ये सभी एसोसिएट बैंक्स का जो मर्जर है, इसकी शुरुआत हुई। मर्जर स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर 2008 एंड ऑल द एसोसिएट बैंक्स वर स्टार्ट मर्जिंग इन एसबीआई। ठीक, अब हुआ क्या, ये सभी बैंक्स मर्ज होना शुरू हुए और फाइनली ये मर्जर जाके खत्म कब हुआ? ये मर्जर जाके खत्म हुआ 2017 में। 2017 आते आते सभी एसोसिएट बैंक्स, ये जो 8 एसोसिएट बैंक्स हैं, ये जाके किस में मर्ज हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद से लेके अभी तक कहीं पे भी कोई प्रिंसली स्टेट्स के बेसिस पे या प्रिंसली स्टेट रीजन के बेसिस पे एसबीआई का एसोसिएट बैंक काम नहीं करता है। ठीक, अब ये टोटल 8 एसोसिएट बैंक थे जिनको मर्ज किया गया। अब इन 8 एसोसिएट बैंक में आप एक बैंक पे बस थोड़ा सा गौर करना, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर पे। इसमें मैं गौर करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एमपी रिलेटेड एक फैक्ट निकल के आ रहा है यहां पे। ठीक, और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है बच्चों, इसको कब मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज किया गया 26 ऑफ अगस्त। कब मर्ज किया गया? 26 ऑफ अगस्त 2010 को। कब मर्ज किया गया बच्चों? 26 ऑफ अगस्त 2010 को। तो आपको ये याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी एसबीआई में कब मर्ज किया गया? 26 ऑफ अगस्त 2010 को। और आपके लिए ये डेट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। क्लियर? तो मर्जर कब शुरू हुआ? 2008 में। खत्म कब हुआ? 2017 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को कब मर्ज कर दिया गया? 26 अगस्त 2010 को। क्लियर? आई होप कि सभी को चीजें यहां तक क्या होंगी? क्लियर होंगी। तो अगर सभी को चीजें क्लियर हैं तो एक बार आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें हाँ, नहीं है क्लियर तो ना लिख दें और अपने डाउट्स पूछ लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेशनलाइजेशन पे, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स। क्या सभी को चीजें यहां तक क्लियर हैं? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस तरह से स्टैब्लिश किया गया, एसोसिएट बैंक किस तरह से काम कर रहे थे, फिर मर्जर हुआ और फाइनली अब सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आई होप कि सभी को चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको शो करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है डायरेक्टली सभी चीजें आपको याद करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क शो करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ उसी पे आपको ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया में बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह एस्टैब्लिश हुए एंड लेटर ऑन दे वर कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक। बाद में वो क्या बना दिए गए? पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिए गए। कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये बात है 16 ऑफ जुलाई 1969 की। कि कब की बात है ये? 16 ऑफ जुलाई 1969 की। 16 ऑफ जुलाई 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
had passed a resolution to nationalize Government of India passed a resolution to nationalize 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, गैर सरकारी बैंक को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया? 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया। इट मींस व्हाट कि ये 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा एंड नाउ दे वर कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब समझना हुआ क्या, रेजोल्यूशन पास हुआ 16 जुलाई 1969 को, बट इट केम इनटू द एप्लीकेशन फ्रॉम 19th of July 1969. It came into effect on 19th of July 1969. तो आपको अगर कोई ये पूछे कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने का जो रेजोल्यूशन है, जो डिसीजन है, वो कब लिया गया, तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने का जो रेजोल्यूशन पास किया गया या डिसीजन लिया गया वो कब लिया गया? 16th of July 1969 को। टोटल कितने बैंक्स थे बच्चों? 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनको नेशनलाइज करके किस में कन्वर्ट किया जा रहा था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। बट नेशनलाइजेशन जो है वो इफेक्ट में कब आया? नेशनलाइजेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 19th of July 1969। तो फाइनली 19th जुलाई 1969 को जो 14 बैंक्स है वो नेशनलाइज हो गए और इंडिया में 19th जुलाई 1969 को स्टेटस क्या था कि इंडिया में 19th जुलाई 1969 को 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे बच्चों? 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बैंक्स नेशनलाइज किए गए, इसको कितने करोड़ की कैपिटल से नेशनलाइज किया गया? तो 50 करोड़ की कैपिटल से ये पूरे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। खैर ये बात 1969 की है, तो उस टाइम 50 करोड़ भी 1000 करोड़ के बराबर हुआ करता था, 10,000 करोड़ के बराबर हुआ करता था। ठीक, तो 50 करोड़ की कैपिटल से क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सर ये 14 बैंक्स के नाम याद रखने हैं जो नेशनलाइज हुए? तो आपके सर का आंसर यह है कि इनके नाम याद नहीं रखने हैं। क्यों नहीं याद रखने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं याद रखने हैं। मैंने आपके लिए जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्यों नहीं याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज एक छोटा सा मैं होमवर्क जरूर दे के जाऊंगा, या तो चलो मैं ही बता देता हूं कि हुआ क्या। अभी तक यहां पे एमपीपीएससी ने एक पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब इंडिया में ये नेशनलाइजेशन हो रहा था 1969 में, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर रहे या रही इंदिरा गांधी जी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन रही? माननीय इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी क्या थी? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। अब एमपीपीएससी आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे या रही, लेकिन आपसे एमपीपीएससी ये जरूर पूछेगा कि जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ तो उस टाइम आरबीआई गवर्नर कौन रहे? उस टाइम आरबीआई गवर्नर कौन रहे? तो मैं इनका नाम बता देता हूं। इस टाइम आरबीआई गवर्नर थे लक्ष्मीकांत झा। इस टाइम आरबीआई गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, एल के झा भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मार्क कर लेना। आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है एमपीपीएससी के ऐसा सच क्वेश्चन, या पूछा भी गया होगा तो ऐसा सच बहुत समय पहले पूछा गया था। ठीक है, तो अभी प्रीवियस कुछ ईयर से ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है। तो प्लीज आप याद रखना कि जब 1969 में आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लक्ष्मीकांत झा। और इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के समय क्या हुआ? 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। कितने करोड़ की कैपिटल से? 50 करोड़ की कैपिटल से। ये पहला पॉइंट हो गया नेशनलाइजेशन में। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहले तो 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए, फिर हुआ सेकेंड नेशनलाइजेशन। एक बार फिर से इंडिया में क्या हुआ? बैंकिंग नेशनलाइजेशन हुआ। और ये नेशनलाइजेशन कब हुआ बैंक्स का? ये हुआ 1980 में। ठीक है, एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यानी कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिनको फिर से क्या किया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। वो नहीं जो पहले हो चुके थे, कुछ अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिनको क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। और इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ? इनका नेशनलाइजेशन हुआ 15th of April 1980 को। सो ऑन 15th of April 1980। बच्चों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रीवियस ईयर वाली भी डेट इंपॉर्टेंट है, और ये जो 15th of April 1980 डेट है ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो इंडिया में जो सेकेंड टाइम है बैंक का नेशनलाइजेशन वो कब हुआ? 15th of April 1980. सो ऑन 15th of April 1980 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nationalized six other private sector banks. Government of India nationalized 6 other private sector banks. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया तो इसको कितने करोड़ की कैपिटल से नेशनलाइज किया बच्चों? 200 करोड़ की कैपिटल से नेशनलाइज किया। कितने करोड़ की कैपिटल से नेशनलाइज किया? 200 करोड़ की कैपिटल से नेशनलाइज किया। टोटल कितने बैंक्स थे? 6 बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिनको कितने कैपिटल से? 200 करोड़ की कैपिटल से नेशनलाइज किया। अब अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि पहली बार जब बैंक्स नेशनलाइज हुए तो टोटल कितने हुए? 14 हुए, और सेकेंड टाइम में कितने हुए? 6 हुए। तो आप 14 मत याद रखिए, आप क्या याद रखिए? ये 6 याद रखिए, क्योंकि यहां पे मैं बता देता हूं एमपीपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1980। तो अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से बैंक्स नेशनलाइज हुए हैं 1980 में, तो आपको बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन होगा। 6 बैंक है, इनके नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एमपीपीएससी अगर आपसे ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वर नॉट नेशनलाइज्ड इन 1980, तो ये भी बन जाना चाहिए। 6 बैंक याद है, अगर उनमें 6 बैंक में से किसी एक बैंक का नाम नहीं है मतलब वो बैंक नेशनलाइज नहीं हुआ है। अगर एमपीपीएससी आपसे ये पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, तो भी आप 1980 के बैंक्स का नाम याद रखो। 6 बैंक्स तो वही देगा ना। 6 बैंक्स में से अगर मान लो मैं ये कहूं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वर नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969, तो 3 बैंक तो ऐसे ही देगा जो नेशनलाइज नहीं हुए 1969 में। कब हुए? 1980 में। 1 या 2 बैंक ही ऐसे देगा जो कि अल्टीमेटली किस में नेशनलाइज हुए हैं? 1969 में। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तब भी। तो आप 1980 याद रखो, उस बेसिस पे 1969 भी बन जाएगा और 1980 भी बन जाएगा। पूरे 20 बैंक याद रखने की जरूरत नहीं है, 14 और 6 नहीं, सिर्फ कितने याद रखो? 6 बैंक याद रखो। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूं आपसे कि वो 6 बैंक कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला बैंक आता है विजया बैंक। सबसे पहला बैंक कौन सा है बच्चों? विजया बैंक। ठीक है, सबसे पहला बैंक कौन सा है बच्चों? विजया बैंक। फिर कौन सा बैंक आता है? विजया बैंक के बाद आता है यहां पे आंध्रा बैंक। जो 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे उसमें कौन कौन से बैंक है? विजया बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। कौन कौन से बैंक है बच्चों? विजया बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक के बाद नेक्स्ट बैंक कौन सा बैंक आता है बच्चों? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक आता है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 6 बैंक से सबसे पहला कौन सा बैंक था बच्चों? विजया बैंक। देन उसके बाद कौन सा बैंक था? आंध्रा बैंक। तो विजया बैंक, आंध्रा बैंक, देन कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक के बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट कौन सा बैंक है बच्चों? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन सा बैंक है बच्चों? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बाद जो नेक्स्ट बैंक आता है दैट वाज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये 6 बैंक्स क्या हुए थे? नेशनलाइज हुए थे कब? 1980 में। ठीक है, 15th of April 1980 को ये 6 बैंक्स क्या हुए? नेशनलाइज हुए। ठीक है, 6 बैंक्स क्या हुए? नेशनलाइज हुए। कौन कौन से? विजया बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये बैंक्स के नाम याद रखो, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप याद करिए, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? मैंने यहां पे आपको पढ़ाया कि अल्टीमेटली यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंडर में एसबीआई बैंक और एसोसिएट बैंक पढ़ा दिए। और फिर मैंने आपको पढ़ाया बैंक्स का नेशनलाइजेशन। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है अदर नेशनलाइज्ड बैंक। अदर नेशनलाइज्ड बैंक के अंडर में हमको ये पढ़ना है कि इंडिया में अभी टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की संख्या लगातार घटी क्यों, इसका क्या मुख्य कारण रहा। तो वो तो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक उसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो जब हम बात करते हैं इंडिया में अदर नेशनलाइज्ड बैंक की, कितने बैंक की?
अदर नेशनलाइज्ड बैंक की। अदर नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब क्या है? यहाँ पे अदर नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब है वो बैंक्स जो कि एक तरह से क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अदर नेशनलाइज्ड बैंक को क्या कहा जाता है बच्चों? एक तरह से यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये, ठीक है। अब कंट्री में मैंने कहा कि टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इसको ध्यान से सुनना और कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में लिख लेना। कंट्री में टोटल आज की डेट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। एक समय भारत में 24 के बाद 22 पब्लिक सेक्टर बैंक भी थे, लेकिन आज की प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कितने पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका मेन रीजन है बैंक्स का बढ़ता हुआ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। हम नॉन परफॉर्मिंग असेट आगे पढ़ेंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट में शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए हम में से किसी ने बैंक से लोन लिया और बैंक को रिटर्न में उसका लोन और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया, तो वही लोन क्या बन जाता है? बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट। और ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि लोन दे रहे हैं लेकिन कस्टमर से लोन पे बैक नहीं मिलता है या बैंक्स को वापस नहीं किया जाता है कस्टमर के थ्रू, और धीरे धीरे बैंक्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फ्रेजाइल होती जा रही है, वीक होती जा रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कई सारे वीक पब्लिक सेक्टर बैंक को स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या करना पड़ा? मर्ज करना पड़ा। जिसके चलते आज की डेट में इंडिया में सिर्फ कितने पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं बच्चों? सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। एक टाइम पे इंडिया में 24 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, आज की डेट में सिर्फ कितने हैं? 12 हैं। तो जब हम यहां पे बात करते हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो वो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं? एक तो एसबीआई, जिसके अंडर पहले एसोसिएट बैंक थे लेकिन अब सिर्फ क्या बचा है? एसबीआई। और एसबीआई के साथ साथ अदर 11 नेशनलाइज्ड बैंक, 11 नेशनलाइज्ड बैंक, दैट मेक्स टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है बच्चों? 12, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। पहले हमने एसबीआई के बारे में बात किया, फिर हमने ये देखा कि इंडिया में बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब कब हुआ, कैसे हुआ, कितने बैंक्स का हुआ और कितनी कैपिटल से हुआ। जो लास्ट नेशनलाइजेशन था बैंक्स का वो कितनी कैपिटल से था? 200 करोड़ से, और उसके पहले जो था वो 50 करोड़ की कैपिटल से था। अच्छा बच्चों, यहां पे एक पॉइंट का ध्यान रखना, मैंने आपको ये तो बताया कि जब बैंक्स का फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और आरबीआई गवर्नर कौन थे उस टाइम? एलके झा, लक्ष्मीकांत झा थे। लेकिन जब दूसरी बार बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, जब सेकेंड टाइम बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, तब भी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी। सेकेंड टाइम जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ तब भी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी ही थी। लेकिन इनके बाद अगर देखा जाए यहां पे तो कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी ही जी थी। लेकिन आरबीआई गवर्नर जो थे वो नहीं थे एलके झा। फर्स्ट टाइम बस में आरबीआई गवर्नर एलके झा थे, प्राइम मिनिस्टर तो दोनों टाइम सेम थी। जब फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ तब भी इंदिरा गांधी, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन हुआ तब भी इंदिरा गांधी। लेकिन आरबीआई गवर्नर फर्स्ट टाइम में कौन थे? एलके झा, लक्ष्मीकांत झा, और सेकेंड टाइम में जो आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे? आईजी पटेल, आईजी पटेल, इंद्रमण गोवर्धन भाई पटेल। आप पूरा नाम याद मत रखिए, आप सिर्फ यहां पे ये याद रखिए कि आईजी पटेल गवर्नर थे आरबीआई के जब सेकेंड टाइम क्या हुआ? बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक, मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना भूलना नहीं है। अब देखो बच्चों, यहां पे एक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, यहां पे लिखे हुए हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो एमपीपीएससी आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a public sector bank, which of the following is not a public sector bank। तो ये क्वेश्चन आपको तभी बनेगा जब आपको पूरे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम याद हो। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है और जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तो नाम याद रखें कि कौन कौन से बैंक सरकारी बैंक हैं, और इनको नाम याद रख लिया तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर इजीली बन जाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे जब पढ़ते नहीं है इसको तो यही डिफिकल्ट बन जाता है। तो एक सिंपल सा तरीका है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को याद करने का, वो मैं आपको बता देता हूं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम पढ़ेंगे यहां पे 12, उसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पीछे जो है वो इंडिया आता है, ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ के नाम के आगे इंडिया आता, कुछ के ऑफ के आगे इंडिया आता है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया। कौन सा बैंक है बच्चों सबसे पहला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से देखते जाना, ट्रिक याद रखना, कुछ बैंक्स के आखिरी में क्या आता है? बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने कौन सा बैंक पढ़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर अगर हम ध्यान दें तो हमें कौन सा पढ़ना है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद फिर आता है एक बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सेंट्रल हटा दो तो बचेगा क्या? बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 पब्लिक सेक्टर बैंक याद हो गए सभी को? सब साथ साथ में मन में याद करते जाएंगे ताकि इसके लिए अलग से किसी को समय ना देना पड़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आगे से सेंट्रल हटाया तो तीसरा पब्लिक सेक्टर बैंक बना बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आगे सेंट्रल हटा के क्या लगा दिया? यूनियन। तो फिर क्या बन गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक ही जैसे रेफरेंस में यूज किए जा रहे हैं टर्म और बैंक्स अलग अलग बनते जा रहे हैं। कई बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह यूनियन गवर्नमेंट लिखते हैं, ठीक है? तो यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 ऐसे बैंक हैं जिनके नाम के आखिरी में क्या लग रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब 2 ऐसे बैंक हैं जिनके नाम के स्टार्टिंग में ही क्या लगेगा? इंडिया लगेगा। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कौन सा बैंक है बच्चों? इंडियन ओवरसीज बैंक, और उसके बाद इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक। ठीक, आई होप कि यहां तक सभी को याद हो गया होगा। 6 बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद हमने पढ़ा इंडियन ओवरसीज बैंक और फिर हमने पढ़ा इंडियन बैंक। अब हम उन बैंक्स की बात करते हैं जो रीजनल बेसिस पे एस्टैब्लिश किए गए, या रीजनल बेसिस के साथ साथ हम कह सकते हैं ऐसे बैंक जो कि अल्टीमेटली किस बेसिस पे एस्टैब्लिश किए गए? स्टेट लेवल पे। ठीक, कौन कौन से बैंक थे? सबसे पहला बैंक जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था बैंकिंग की, पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पहला बैंक कौन सा है बच्चों? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब स्टेट के नाम से। फिर एक और आएगा पंजाब के ही नाम से, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। थोड़ा सा नीचे उतरेंगे पंजाब से वेस्टर्न साइड की ही तरफ, तो नेक्स्ट आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा कहां पे? गुजरात में। गुजरात से थोड़ा सा आएंगे साइड में तो फिर मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा मिलेगा बच्चों? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद 2 बैंक ऐसे हैं भाई कि अब जिसमें कोई भी अदर ट्रिक नहीं बनती है, सीधे सीधे नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा बैंक है? एक बैंक है जिसे हम कहते हैं कैनरा बैंक। कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। और दूसरा बैंक है यूको बैंक। कौन सा बैंक है? यूको बैंक है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो 4 बैंक हमने किस बेसिस पे पढ़ लिए? लोकेशन या ज्योग्राफिकल एरिया बेसिस पे। कौन कौन से? पंजाब नेशनल, पंजाब सिंध, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और लास्ट में हमने 2 बैंक को अलग से याद कर लिया, कैनरा बैंक और यूको बैंक। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे। उसके बाद इसमें मेनली मर्जर है बैंक्स का, तो मर्जर जो है वो हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो आज बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा। एक साथ सारे बैंक्स के नाम याद रखना, कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ, कब बना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आप आज के लिए इतना ही याद रखो। कल जब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं ये पूरा रिकॉल करवा दूंगा क्लास में, और फिर हम मर्जर पढ़ेंगे कि कैसे इतने सारे बैंक्स थे, 22-24 बैंक से कैसे 12 बैंक बने, तो कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ ये भी आपको पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 थे? सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिनके नाम के आखिरी में क्या आता है? बैंक ऑफ इंडिया। फिर 2 ऐसे बैंक्स थे जिनके नाम के स्टार्टिंग में आता है इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक। फिर हमने 4 बैंक ऐसे पढ़े जो कि लोकेशनल या ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे थे, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। और आखिरी में हमने पढ़ा यूको बैंक और कैनरा बैंक। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो नाम मैंने आप सभी को याद करवा दिए। एक क्वेश्चन और बन सकता है, एट प्रेजेंट टोटल हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर। तो याद रखना 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अब बचे हुए हैं। क्लियर हुआ सभी को? किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए, उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं और फिर हम अपनी क्लास को आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे।
सभी को क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। और प्लीज साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ाई करते चलिए। जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस डेली अटेंड करके उसको कवर अप करते चलिए, है ना। बाकी कोई इशू हो तो आप सभी के पास कांटेक्ट नंबर हैं सभी फैकल्टीज के, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद।